हेलो बच्चों, तो आज हम फिर एक नया चैप्टर आप लोग के बीच लेकर आ गए हैं। ठीक है, साउंड चैप्टर नंबर 7 है। बहुत ही बेसिक से चीज़ों को हम समझने वाले हैं। यहाँ पर जो 9th में आपने पढ़ा था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम ये समझते हैं कि साउंड कुछ 9th में आपने जैसा कि पढ़ा था, ठीक है ना, साउंड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा रिवीजन पहले कर लेते हैं। देखिए, साउंड होता क्या है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होता है, क्या है, क्या चीज, साउंड क्या है भाई। तो देखो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। मतलब अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, और अगर कहीं से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो बॉडी वाइब्रेट कर रहा होता है। अब आप बोलेंगे सर आप भी बोल रहे हैं तो क्या आप भी वाइब्रेट कर रहे हैं? जी बच्चा, बिल्कुल हम भी वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर होता है एक वॉइस बॉक्स, ठीक है, जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, बायो वाले बड़े अच्छे से जानते हैं। ये वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है ना, तभी हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, साउंड निकलता है। वैसे साउंड आउट निकलता नहीं है। समझ में आया? कोई भी बॉडी है अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। और याद रखना, उस वाइब्रेशन से जो भी साउंड निकल रहा है ना, उस साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? कोई भी मीडियम चाहिए होता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, आपके कानों तक आवाज़ जा रही है, तो वो बीच में कहीं ना कहीं मीडियम है, तभी आपके कानों तक आवाज़ जा रही है, नहीं तो आपके कानों तक आवाज़ नहीं जाएगी। समझ में आया? मतलब साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स एंड दिस वाइब्रेशन ट्रेवल्स थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पर बहुत ही एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे छोटे छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल्स होते हैं? मान लीजिए एयर का ले लेते हैं, ठीक है ना, फिलहाल अभी के लिए एयर लेते हैं। ये क्या होता है ना कि जब कोई बॉडी, मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी जब वाइब्रेट करता है ना, तो ये एयर के पार्टिकल को क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। ये पार्टिकल वाइब्रेट करके नेक्स्ट को वाइब्रेट करेगा, ये इसको वाइब्रेट करेगा, ये इसको, ये इसको। इस तरह से ये जो साउंड एनर्जी है ना, ये क्या करती है? ट्रैवल करती है। और किसी का कान है ये, ठीक है ना, इसके कानों तक ये आवाज़ जाती है। ये साउंड जाने के बाद कान में ईयर ड्रम होता है, उसको ये हिट करती है, और हिट करती है तो फिर हमें सुनाई देता है। क्योंकि वो ईयर ड्रम का अभी ब्रेन का पूरा सिस्टम आ जाता है, वो फिलहाल आपको नहीं समझना, बस इतना जान लीजिए। उसको हिट करता है तो फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजता है, हाँ इसने मुझे गाली दिया, ठीक है ना, आराम से सुन लेता है। समझ में है? तो ये पूरा सिस्टम होता है। क्लियर है? अच्छा, साउंड नीड्स अ मीडियम। याद रखना, साउंड बिना मीडियम का ट्रैवल नहीं कर सकता है। चाहे सॉलिड, गैस, लिक्विड, इन तीनों में से कोई एक मीडियम होना चाहिए, तभी साउंड ट्रैवल करता है, नहीं तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। यानी कि मान लीजिए यहीं पर मैं क्या कर दूं? वैक्यूम क्रिएट कर दूं। कहने का मतलब यहाँ से जितना भी एयर है ना, एयर को निकाल के फेंक दूं इस कमरे में से, लेकिन सांस कैसे लूँगा? मान लीजिए ऑक्सीजन की कहीं अंदर से व्यवस्था कर लेते हैं कि मेरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता रहे और मैं जिंदा रहूँ। तो यहीं पर कोई दूसरा पर्सन अगर खड़ा है, मैं कितना भी उसको बोलूँगा, उसको सुनाई उनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? बिकॉज मीडियम नहीं है ना बीच में। मीडियम रहेगा तब तो सुनेगा। समझ में? बिकॉज मैं कितना भी जोर का बोलूँगा, उसके कानों तक साउंड जाएगा कैसे? ईयर तक ट्रैवल करने के लिए कोई बीच में मीडियम होना चाहिए ना, वो मीडियम ही नहीं है। विदाउट मीडियम का साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। समझ में आया? मतलब इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ये सिंपल सा 9th ग्रेड में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी चीज जरा समझ लेते हैं, ऑडिएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी आपने पढ़ा था। मतलब कोई ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन मेरी तरह, ठीक है ना, या आपकी तरह है, तो वो नॉर्मली कहाँ, किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी तक के साउंड को सुन सकता है? तो देखो, ह्यूमन ईयर्स कैन हियर साउंड इन फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का साउंड ही केवल सुन सकता है। इससे ज़्यादा या इससे कम को नहीं सुन सकता, ठीक है ना। 20 हर्ट्ज से लेके इसको आप 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। अच्छा, 20,000 से जो अबव का, जो भी 20,000 हर्ट्ज से अबव की कोई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है ना, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे यार आगे, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे? अल्ट्रासोनिक बोलोगे। और इससे अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक कहते हैं,
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें 9th में आपने पढ़ा है, याद रखना। चाहे अल्ट्रासोनिक हो या फिर इंफ्रासोनिक हो, इन दोनों साउंड में से कोई भी साउंड हम नहीं सुन सकते, मतलब ह्यूमन नहीं सुन सकता। ओके हाँ, एक चीज़ आप जानते रहो कि जैसे मान लो छोटे बच्चे अगर है ना, तो उनकी जो सुनने की जो कैपेसिटी होती है वो बड़ी बढ़िया होती है। मतलब सोए हुए हैं ना, तो वो 20,000 हर्ट्ज के आसपास के साउंड को भी सुन, अब नहीं सुनते हैं। 20,000 हर्ट्ज के आसपास का कोई साउंड है ना, तो उसको भी सुन पाते हैं। इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं कभी कभी अचानक से ऐसे ऑटोमेटिक डरते हैं, क्योंकि उनको कितनी भी जो है ज़्यादा हर्ट्ज की हो, मतलब 20,000 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, वो साउंड को सुन लेते हैं इजीली। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, इसीलिए लिखा भी है यहाँ पे, देख लो, एज पीपल एज देयर हियरिंग रेंज रिड्यूसेस, ठीक है ना, स्पेशली फॉर वेरी हाई और लो फ्रिक्वेंसीज। आपकी जब एज बढ़ेगी ना, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे, तो आपके जो सुनने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कम होती जाएगी। मतलब नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। तो आपकी जो सुनने की जो कैपेसिटी है वो धीरे 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 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कहने का मतलब कि अगर आपको तब हो सकता है कि 19,000 हर्ट्ज तक हर्ट्ज अगर दे दिया जाए, मतलब सुनने को बोला जाए, फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है, तो हो सकता है कि आपको ना सुनाई दे, ऐसा हो सकता है। समझ में आया? ऊपर का तो मान लो वैसे भी नहीं सुन पाते, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का तो साउंड वैसे भी नहीं सुन पाते हो, इसके भी आसपास की नहीं सुन पाएंगे जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे। बातें समझ में आया? तो ये हमारा रेंज था। अब आगे जरा समझ लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, साउंड की स्पीड कितनी होती है? तो देखो, ये स्पीड जब आप पढ़ते हो ना, तो मोस्टली आपको बताई जाती है कि कहीं आपको 320 मीटर पर सेकेंड भी लिखा हुआ मिलता है, या फिर कहीं पर 340 भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं 332 या फिर 330 मीटर पर सेकेंड भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से दिखाया जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे सटीक माना जाता है वो 330 के आसपास ही माना जाता है कि यही सबसे बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमको नहीं जानना है, हमको ये जानना है कि जो साउंड है, मान लीजिए साउंड ट्रैवल कर रहा है, तो साउंड की स्पीड कितनी होगी डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, ठीक है ना। पहली चीज़ ये समझ लो, मीडियम के डेंसिटी और उसके इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगा कि साउंड की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। साउंड कितनी तेजी से डिग 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 भागते हुए आगे जाएगी, वो डिपेंड करता है कि जिस मीडियम में आपका साउंड बाबू ट्रैवल कर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है और उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। ये चीज़ें भी 9th में पढ़ा था, ठीक है ना। स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू होता है √E/d। E यहाँ पे है इलास्टिसिटी और D क्या है, D डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। क्लियर कट जान लो, अगर इलास्टिसिटी बढ़ेगा, ठीक है ना, ओके, तो जो साउंड है, साउंड की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर डेंसिटी को आप इंक्रीज करते हो, इलास्टिसिटी को वैसे ही रहने देते हो, तो जो साउंड की स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आया? ये आपका फार्मूला है, ठीक है ना। ये भी आप जानते रहिए, ये चीज़ें भी आपने उधर पढ़ी थी, आज फिर वापस से थोड़ा सा रिवीजन हो गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स तो ये है, देखिए, इसके बारे में आपको एकदम प्रॉपर तरीके से जानते रहना है कि भाई साउंड में ये चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, तो आदमी का एक ये सर होता है, 2 आँख होती है, 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, ये सारी चीज़ें होती है ना। जैसे एक हम कोई प्लांट उठा लेते हैं, तो प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती है, प्लांट में लीफ होता है, स्टेम होता है, ठीक है ना, रूट्स होता है, शूट सिस्टम, बाकी सब पता ही है, फ्रूट, फ्लावर, सारी चीज़ें होती है ना। वैसे ही ये साउंड में ये सारी चीज़ें होती है। क्या क्या? एम्पलीट्यूड, ओके, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी, ओके। तो चलिए बाबू पहले समझ लेते हैं कि ये सब है क्या चीज़ और हम बोलते किसको हैं ये सारी चीज़ें। देखो, जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कहने का मतलब ये है, हमने आपको अभी बताया था कि जो साउंड है वो जब किसी मीडियम में ट्रैवल करता है तो
वो जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब यूं 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 ऐसे वाइब्रेट करते हैं, तभी साउंड उनके हेल्प से आगे बढ़ता है। सिंपल, ये चीज़ें समझा था। तो जो पार्टिकल्स होगा, ये बीच में मान लो ढेर सारे पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल का ये हो गया मीन पोजीशन, ठीक है ना। इस मीन पोजीशन के एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, मतलब टिक 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 टिक, और ये वाला भी टिक 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 टिक, ऐसे टिक टिक, ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है ना। मीन पोजीशन के कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये भी कभी इधर कभी इधर कभी, जब ये इधर जाएगा तो उसको धक्का मारेगा, पुश देगा, समझ में आया। तो ये पुश जैसे ही पाएगा, धक्का पाएगा, मतलब कि वो साउंड एनर्जी को लेगा और ये नेक्स्ट वाले जो पार्टिकल्स होगा, एयर का चाहे सॉलिड का चाहे जो भी है, ठीक है ना, उसको दे देगा। मैंने बता दिया है कि मीडियम की जरूरत होती है। अब मीडियम में बाबू सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, ओके, SLG, इनमें से कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से कोई भी मीडियम हो सकता है। उन मीडियम के जो पार्टिकल है वो ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगे, तो ये अगले वाले को देगा, वो नेक्स्ट को देगा, वो नेक्स्ट को देगा। बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे कि लाइन से 50 लोग खड़े हो गए, मुझे एक बुक एकदम लास्ट तक भेजना है, तो मैंने बोला तुम लो रोहन, मोहन को दो, वो नेक्स्ट को दिया, वो नेक्स्ट को दिया, ऐसे करके एकदम लास्ट में बुक हमारी आराम से चली जाएगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर समझो, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये पार्टिकल्स उसको लेकर जाएंगे, समझ में आया। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स का ये मीन पोजीशन हो गया, तो मीन पोजीशन के एक बार इधर वाइब्रेट करेंगे ना, तो ये जितना भी इधर डिस्टेंस ये इधर जा रहा है ना अपने मीन से, और इधर जितना भी जा रहा है ना, उसी को आप क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बातें समझ में आया। अच्छा, टाइम पीरियड किसको बोलेंगे? देखो, जब ये पार्टिकल्स यहाँ से चलेगा तो सिंपल सी बात है कि एक बार इधर आएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, फिर वापस से इधर आ जाएगा, समझ में आया। मतलब बिल्कुल ऐसे समझो, ये मेरा मीन पोजीशन है, एकदम पार्टिकल के सामने हूँ, एक बार इधर गया, ठीक है ना, फिर एक बार इधर गया और फिर यहाँ आ गया, समझ में आया, यहाँ यहाँ यहाँ, ओके। तो ये एक वाइब्रेशन करने में जितना भी, वो एक वाइब्रेशन हुआ है, ध्यान रखना, एक वाइब्रेशन, ओके, कंप्लीट करने में, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पर आने में जितना भी, मतलब ये पूरा प्रोसेस करने में जो भी टाइम लगा है ना बाबू, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी कितना होता है सर। तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान लो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो खूब आराम से पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा क्या, आराम से ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे करेगा क्या, नहीं, बहुत फास्ट। देखो मेरी पेन भी नहीं दिख रहा होगा, समझ में, इतना फास्ट ये वाइब्रेशन होता है। अगर ऐसे आराम से, लो भैया साउंड एनर्जी लो, तुम ले जाके आगे नेक्स्ट को दे दो, ठीक है ना, फिर तो हम किसी को बुलाएंगे यहाँ से जोर का, तो मेरा साउंड ही वहाँ तक पहुँचने में 2-4 घंटे लग जाएंगे, समझ में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत फास्ट वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में पता नहीं कितना टाइम हो जाता होगा, ये वाइब्रेशन बहुत फास्ट वाइब्रेशन होता है, समझ में। तो कहने का मतलब ये बस जान लो कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है ना, मतलब ये मेरा मीन पोजीशन है, एक ये यहाँ पे आ गया, ये करने में मतलब सॉरी वो तो टाइम पीरियड हो गया, ये मैं जितना टाइम भी 1 सेकेंड में कर लूँगा वो मेरा कहलाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से आना, फिर यहाँ से यहाँ, 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 टिक 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 टिक, ये जितना भी टाइम हो जा रहा है 1 सेकेंड में, उसको आप क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बड़ा सिंपल वर्ड में जान लो, उसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, समझ में आया। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1/T, लेकिन याद रखना 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, हाँ 1 सेकेंड में ही वाइब्रेशन होना चाहिए। और जितना भी वाइब्रेशन 10, 20, 50, 100, 200, ठीक है ना, 3000, 4000, जितना भी वाइब्रेशन हो गया उसको आप क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में साउंड आपका जितना दूर भी चली गई ना ट्रेवल करके, एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया तो जितना दूर भी साउंड आपका ट्रेवल करके चला गया ना, उसको आप क्या बोलोगे? वेवलेंथ बोलोगे। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया, यूं यूं, समझ में आया? तो साउंड कुछ आगे गया बढ़ के, जितना भी दूर गया ना उसी को बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, याद रखना, और फ्रीक्वेंसी को एफ से, टाइम पीरियड को कैपिटल टी, स्मॉल टी वो नहीं लेते हैं, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए, या फिर उसके लिए तो स्मॉल ए भी ले लेते हैं। और वेव वेलोसिटी की अब बात कर लेते हैं। देखो वेव वेलोसिटी, अब सिंपल बात है कि वेव वेलोसिटी का फार्मूला होगा v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, मतलब कुल मिला जुला के फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। समझ में आया? वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ है। ये पूरी कहानी है। लेकिन ग्राफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वेवलेंथ और क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सबको हम कहाँ दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं। देखो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, समझ में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो मान लीजिए ये कोई साउंड है, साउंड का हमने यहाँ पे ग्राफ बना दिया, समझ में आया? तो देखो बाबू, ये जो है ना, ये कितना मैक्सिमम ये डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इधर भी ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ओके, अच्छा, फिर हमने क्या बात की? टाइम पीरियड। देखो वेव को यहाँ से यहाँ तक, साउंड वेव को पहुँचने में जो भी टाइम लगा है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। समझ में आया? इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी इसको टाइम लगा हो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। देखो एक सेकेंड में जितना भी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट, अभी इसके लिए अलग हम ग्राफ बना के, वेवलेंथ इसके लिए अलग अभी ग्राफ बना के बताएंगे। वेवलेंथ को जरा समझ लेते हैं। ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा से डिनोट करते हैं। समझ में आया? अब बात आती है फ्रीक्वेंसी के, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लो कि ये कोई साउंड है, यूं 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 यूं, समझ में आया? ऐसे ये चलता जा रहा है। ओके, अभी मान लो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ओके, साउंड को 1 सेकेंड का टाइम लगा है, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना भी इसने वाइब्रेशन कंप्लीट किया है ना, उसी को काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 हर्ट्ज है। समझ में आया? यहाँ की ऐसे काउंटिंग करते हैं। समझ में आया? ये सब कॉमन सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, जाननी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आप साउंड कितनी टाइप्स की होती है, ठीक है ना। साउंड वेव, तो यहाँ पर साउंड वेव नहीं, दो ही है ना, और कुछ है क्या आगे? 1 सेकेंड, अच्छा अभी बाकी है। देखो साउंड के बारे में थोड़ा सा कुछ कॉमन सी चीज़ें हम समझ लेते हैं, पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, वो आगे मैं बताऊंगा साउंड का टाइप्स। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। क्या है? साउंड को हम कौन सी वेव बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं, ठीक है ना। इट ट्रेवल्स ओनली इन मीडियम ना, कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ये जो भी मैंने अभी तक बताया उसका एक बार रिवीजन है, ठीक है ना। इसकी जो रेंज है ऑडिएबल ह्यूमन के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, वो कितना है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज है। इससे ज़्यादा या इससे कम का साउंड आप नहीं सुन सकते। मेन प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो देखो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, ठीक है ना, या वेव वेलोसिटी, ये सारी भी प्रॉपर्टीज साउंड में पाई जाती है, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया। फार्मूला की बात करूं तो आपका ये मेन फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ इक्वल्स टू 1/t और v इक्वल्स टू √e/d, ठीक है। आगे जरा समझते हैं, मीडियम इज एसेंशियल फॉर साउंड। हाँ, मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट मीडियम का साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है,
ठीक है ना। ये सब चीज़ें हमने पीछे अभी बताया आपको। साउंड वेव्स मस्ट हैव अ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से कुछ भी होना चाहिए तभी साउंड आपका ट्रैवल करेगा, अदरवाइज ट्रैवल नहीं करेगा। साउंड ट्रांसफर्स एनर्जी वाया वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अराउंड देयर मीन पोजीशन, ये भी हमने आपको बताया, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। व्हेन पार्टिकल्स वाइब्रेट दे कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी किस में, पोटेंशियल में, समझ में। और पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक में। मतलब कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आपने पढ़ा हुआ है 9th में, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल एक बार काइनेटिक एनर्जी में आता है, एक बार पोटेंशियल एनर्जी उसके पास आती है, काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल में। इसी प्रोसेस के थ्रू जो भी साउंड वेव है वो ट्रैवल करता है, समझ में आया। देयरफॉर साउंड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल या फिर इलास्टिक वेव भी कहते हैं। आप ये 4 पॉइंट्स हैं, इसके बारे में जानते रहिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे जरा समझते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल, इसी को पढ़ाने वाला था मैं। चलिए वो थोड़ा सा रिवीजन हो गया। देखो कितने टाइप्स का साउंड वेव होता है। हाँ देखो, पहली है लॉन्जिट्यूडनल वेव। कोई लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, मैं लॉन्जिट्यूडनल पढ़ता हूँ, ठीक है ना। ओके, कुछ लोग लॉन्गिट्यूडनल भी पढ़ते हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द वेव। देखो ये चीज़ें समझ में नहीं आती है जल्दी, लेकिन मैं आज समझा के ही रहूँगा कि भाई लॉन्जिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है। लॉन्जिट्यूडनल वेव का मतलब पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। कुल मिला जुला के ये बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज बोलता है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। मतलब जिधर पैरेलल का जो डायरेक्शन है ना, जो पैरेलल का जो वेव का डायरेक्शन है ना, उस वेव के डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल होता है कौन, पार्टिकल का वाइब्रेशन। बात है समझ में है। तो हम ऐसे केवल बोल देंगे तो चलेगा नहीं। देखो है क्या चीज़, पहले इसको थोड़ा सा साइड करते हैं फिर आपको समझाते हैं, समझ में बिल्कुल आएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, केवल पढ़ दिया तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखो जब आप बोलते हो हवा में, राइट, बोल रहे हैं तो हवा में ही बोल रहे हैं ना, समझ में आया। तो जो हवा के यानी कि एयर के जो पार्टिकल है वो ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ये उनका डायरेक्शन होता है वाइब्रेशन का। हाँ ऐसा थोड़ी कि एयर के पार्टिकल, जब मैं बोल रहा हूं तो क्या एयर के पार्टिकल ऐसे ऐसे हो रहे हैं क्या, नहीं, एयर का पार्टिकल ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ में। जब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो जो भी ये बीच में एयर के पार्टिकल पड़े रहे हैं ना, वो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे, समझ में। एयर का पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो वेव किधर ट्रेवल कर रही है भाई, वेव भी तो इधर ही ट्रेवल कर रहा है ना, कि वेव नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है क्या। वेव का डायरेक्शन भी तो इधर ही है, साउंड का जो डायरेक्शन है चलने का वो भी तो इधर ही है ना, सामने की तरफ ही है ना। ऐसा तो नहीं ना है कि मैं बोल रहा हूँ जो है ऐसे, तो साउंड जो पार्टिकल्स है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो मेरा साउंड किसी अदर डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ कुछ लोग कहेंगे सर नीचे भी तो साउंड है, हाँ नीचे भी जा रहा है, तो डायरेक्शन इधर है तो वाइब्रेशन भी ऐसे हो गया, समझ में आया। कुल मिला जुला के बिल्कुल ऐसे आप समझ लो, मतलब ये वाला डांस, समझ में आया। मतलब साउंड का जो डायरेक्शन है वो भी ऐसे और जो पार्टिकल है वो भी ऐसे ऐसे, समझ में आया। यही दोनों चीज़ें हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे डांस समझो, डांस ऐसे, डांस अगर करना आता है आपको बिल्कुल समझ सकते हैं, बातें समझ में आया, मतलब ऐसे। ओके, इसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव। याद रखना जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है ना वो एयर में होती है, लिक्विड में होती है एंड सॉलिड में। बट एक मैटर यहाँ पे लिक्विड के लिए अलग है। लिक्विड में ना याद रखना, जैसे पानी की लहरें आपने देखा है, नदी रिवर का या फिर समुद्र का देखा होगा ना, तो ये जो सरफेस पर जो ट्रेवल करती है ना साउंड वेव, वो लॉन्जिट्यूडनल नहीं होती है, ठीक है ना। जो सरफेस पर होती है वो लॉन्जिट्यूडनल नहीं होती है, याद रखना। किसी भी सरफेस पर अगर ट्रेवल कर रहा है साउंड, ओके, तो नहीं, समझ में आया, वो लॉन्जिट्यूडनल नहीं होती है। लिक्विड के अंदर जो साउंड, जैसे ये लहर है, अब इधर जो साउंड वेव, मतलब कुल मिला जुला के वेव, ठीक है ना, जो वेव ट्रैवल करेगी उसको आप क्या बोलोगे,
ये मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव ही पढ़ा रहा हूँ मैं। ये अंदर जो ट्रैवल करेगा ये कैसा होगा, इसको आप लॉन्जिट्यूडनल एकदम बिंदास बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप जानते रहिएगा। ओके, आगे जरा समझ लेते हैं रीजन फॉर्म्ड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। हाँ बिल्कुल, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के थ्रू ही ये सारी चीज़ें 9th में पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं और आपको हम बताते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल ये वाला, मतलब आपको हाथ को ऐसे करना है और ये हाथ को सीधा रखना है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चलते। ओके, मतलब ये भी एक टाइप का डांस है। इसमें जो पार्टिकल है ना, वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। समझ में, मतलब जो वेव का डायरेक्शन है वो ऐसे रहेगा, तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे ना होके ये ऐसे होता है। एक हाथ ऐसे करो, एक को ऐसे करो और ऐसे, ये वाले को ऐसे ऐसे नहीं करना, इसको सीधा रखो, केवल इसको ऐसे करते हुए आगे चलते जाओ। समझ में आया? ये वाला आपका क्या दिखा रहा है, समझो वेव का जो है डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये वाला पार्टिकल का वाइब्रेशन। तो दोनों पैरेलल, ये परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बस यही तो है, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। अच्छा, अभी समझ में नहीं आया होगा कि ये मतलब कैसे, कहाँ पर फॉर्म होता है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसके सरफेस पर ये फॉर्म होता है। जैसे आपने लहर तो देखा होगा ना, लहर, पानी की लहर, पानी जो ऐसे लहरता है, ऐसे लहर, तो क्या बनाता है ये क्रेस्ट बनाता है और ट्रॉफ्स बनाता है ना, क्रेस्ट बनाता है और ट्रॉफ्स बनाता है। जरा याद रखो, जो पार्टिकल पानी का यहाँ होगा, ओके, वो अभी डाउन भी आएगा, अभी ऊपर गया है, अभी डाउन भी आएगा। जैसे ये है तो ये ऊपर भी जाएगा, ये डाउन जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये डाउन आएगा, ये डाउन आएगा, ऐसे। समझ में? मतलब ऐसे 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 ऐसे। तो पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन करने का, वो तो ऐसे ऐसे हुआ। तो आगे कौन जा रहा है, आगे भैया वेव जा रही है। कौन जा रही है, वेव। समझ में आया? आगे वेव जा रही है। जैसे आप कोई ढोलक बजाते हो, नगाड़ा वो बड़ा सा मारते हो, धम, राइट, तो उसका जो सरफेस है ना, वो वाइब्रेट करता है एक्चुअल में से। तो उसके सरफेस पर जो वेव ट्रेवल करती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव करेंगे। क्योंकि जो ढोलक, जो बड़ा सा आपने ढोल जो बजाया है ना, वो ढोल का पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे, बट इस सरफेस पर जो चल रहा है ना, वो कौन चला है, वो वेव चली है। ये बिल्कुल सिंपल। आपको अगर एक एग्जांपल बढ़िया सा लेना है तो देखो, कहीं पर कोई तालाब हो, ओके, तालाब के पास आप जाना, एक प्लास्टिक, फिलहाल प्लास्टिक फेंकना तो अच्छी बात नहीं है, प्लास्टिक का बॉटल, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए कर सकते हैं, उसको निकाल भी लेना बाद में, ठीक है ना, किनारे ही रखना, बहुत बीच में मत फेंकना, थोड़ा साइड में रख के या फिर रस्सी वगैरह से भी बांध के आप फेंक सकते हैं, और उसको आप जो है तालाब में रहने दो। ओके, अब कहीं पर एक पत्थर फेंको, देखना वो जो बॉटल है ना, वो बॉटल ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है ना, अप डाउन होएगा, और किनारे तक आपको वेव भी आते हुए मिलेगी पानी की। जब पानी में ऐसे टुबुक जब उसमें गिरेगा जो तालाब में, तो तालाब में जहाँ पर पानी गिरेगा ना, सॉरी, जहाँ पर पत्थर गिरेगा ना, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो पत्थर गिरा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एकदम किनारे तक क्या है, ऐसे वेव आएगी, लेकिन ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर जैसा। लेकिन जहाँ पर आपने उस प्लास्टिक के बॉटल को रखा है ना, वो बॉटल खाली अप डाउन होगा, वो वेव के साथ उसको बाहर आ जाना चाहिए था ना, नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्टिकल है, वो पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, वो केवल अप डाउन होगा, लेकिन साइड में नहीं है। तो साइड में क्या आ रहा है ऐसे करते हुए, वो वेव आ रही है। क्या आ रही है, वो वेव है। समझ में? ये सब कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो आपको जानते रहना है, ठीक है ना। तो सॉलिड या लिक्विड, ठीक है ना, के सरफेस पर ही फॉर्म होता है कौन, ट्रांसवर्स वेव। क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में जो वेव का डायरेक्शन होता है और जो पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन होता है, दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अच्छा,
आगे हम समझते हैं, अब दूसरा टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है ना। देखो लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये भी आपके बुक में है, v इक्वल्स टू होता है लैम्डा p बाई डी। ठीक है ना, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी है। ठीक है ना, लॉन्जिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी है। अब ये दिया कहाँ का है, तो ये है आपका गैस के लिए, मतलब जैसे ये हवा है, एयर है, इसमें हम बोल रहे हैं, तो मेरे द्वारा जो बोला गया जो भी वर्ड है वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट्स, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, जो एयर के लिए कितना होता है 1.4 के आसपास होता है। P प्रेशर पर भी डिपेंड करता है कि हवा में प्रेशर कितना है, एंड डेंसिटी ऑफ गैस पर डिपेंड करता है कि गैस की डेंसिटी कितनी है। ठीक है ना, लैम्डा p बाई डी। देखो डेंसिटी बाबू अगर इंक्रीज होगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, याद रखना अगर डेंसिटी को आपने इंक्रीज किया, ठीक है ना, तो याद रखना वेलोसिटी जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक रेशियो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये तो जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, एयर के लिए समथिंग समथिंग वही होता है। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कभी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, अगर प्रेशर बढ़ता है तो जो आपकी स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव, जो गिटार होता है ना, गिटार, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का, इसको बना ही देता हूँ थोड़ा सा, क्या करना है, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है ना, इसमें स्ट्रिंग लगी होती है, पतली पतली क्या होती है, स्ट्रिंग लगी होती है। याद रखना इस स्ट्रिंग के टेंशन पर डिपेंड करता है और मास पर डिपेंड करता है, यानी कि स्ट्रिंग का अगर टेंशन इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, और मास को अगर आप डिक्रीज करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर मास को इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मास को इंक्रीज, m को जब आप इंक्रीज करेंगे ना तो जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया। और मास को अगर डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको जानते, टेंशन इन द स्ट्रिंग, मास। ओके, क्लियर है। आगे जरा समझते हैं, ये फार्मूला था, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इफेक्ट्स, ये भी चीज़ें आपने 9th में पढ़ी हुई है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो गैस है, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें कितना ज़्यादा वाटर वेपर भरा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और टेम्परेचर का मतलब तो जानते ही हैं। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज, गैस डेंसिटी डिक्रीजेस। अगर मान लो टेम्परेचर हम बढ़ा दें, जो हवा है, एक काम करते हैं, किधर गया, हाँ, जो हवा है, हवा का टेम्परेचर बढ़ जाए, गैस है ना, ये टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो बहुत धूप है, गर्मी का टाइम है, एकदम समर, ठीक है ना, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। हाँ भाई, हाँ भाई, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे कि नहीं होंगे, गैस के पार्टिकल जो पास पास थे, जैसे कैसे हमें गर्मी लगती है तो हम दूर कहते हैं भाई दूर हट, बहुत गर्मी है यार, पास थोड़ा दूर दूर बैठो यार, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो जब गर्मी बढ़ेगी तो इनके जो पार्टिकल है गैस के, वो दूर दूर हो जाएंगे, मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो साउंड की जो स्पीड है ना, वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। पूछोगे कैसे, कैसे, अभी तो बताया कि डेंसिटी अगर आपका इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो डेंसिटी जब डिक्रीज होगा, जब डेंसिटी डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। उल्टा तो होता है, एक को ऊपर लेकर जाओगे तो दूसरा नीचे जाएगा, इसको नीचे लेकर जाओगे तो ये ऊपर से, वही चीज़ तो है। बातें समझ में आया, क्लियर है। तो साउंड की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो ये याद रखना, क्लियर है। आगे जरा समझते हैं।
एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस तो साउंड स्पीड आल्सो इंक्रीजेस, है ना। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, ठीक है ना, इंक्रीज होगी, तो आप जानते रहिएगा कि जो साउंड है ना उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों, देखो हमने आपको पहले ही बता चुका है कि साउंड को ट्रैवल कराने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए जो मीडियम है वही काम करते हैं। समझ में? मीडियम, जो मीडियम में जो भी पार्टिकल्स है वही तो, ओके। जैसे मान लो किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने 100 वर्कर लगा दिया, 100 वर्कर जो है काम कर रहे हैं, बिल्डिंग को बना रहे हैं। मैंने क्या किया कि नेक्स्ट डे 100 लोगों को और लेकर चला आया, अभी 200 लोग हो गए। काम करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, बिल्डिंग जल्दी से तैयार होगी कि नहीं होगी? बहुत जल्दी काम, भाई डबल हो गई स्पीड भी ना। जो काम हमको 1 महीने में मिलने वाला था वो हमें 30 डेज में ही मिल जाएगा। अरे 30 बोल रहा हूँ, 30 डेज में तो 15 डेज में ही मिल जाएगा। समझ में? हाँ थोड़ा बहुत चलता है, 15 डेज में ही मिल जाएगा, बस खुश, 15 डेज में ही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर जो गैस हैं, गैस के बीच में कौन आ जाएगा? गैस के बीच में वाटर वेपर के पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स आ जाएंगे ढेर सारे। और जब ढेर सारे पानी के पार्टिकल्स आ जाएंगे तो ये भी तो काम करेंगे ना, ये भी आपके साउंड को ले जाएंगे, कहेंगे लो एयर भैया तुम भी ले लो साउंड को, तो ये भी तो काम करेगा कि नहीं करेगा? बस इसीलिए जो स्पीड है साउंड की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब? जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तब। क्लियर है? अच्छा, इस हिसाब से एक चीज आप जान लो कि उधर आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब राइज होता है ना तो साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने पढ़ा था। अब वेव बिहेवियर एट बाउंड्रीज की हम बात करते हैं तो देखो, व्हेन अ वेव एंटर्स अ न्यू मीडियम, जब दूसरे मीडियम में कोई भी वेव जाता है ना तो जैसे ही एंटर करता है तो वो क्या करता है पता है? स्पीड, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी में चेंज, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? चेंज होती है। केवल चेंज कौन नहीं होता है तो वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट है, वो क्यों चेंज होगा? समझ में आया? पार्शियल रिफ्लेक्शन में अकर एट बाउंड्रीज। हाँ, थोड़ा बहुत बाउंड्रीज पर जाने के बाद पार्शियल क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी होता है। यानी कि मैं यहाँ इस रूम में बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड चारों तरफ फैल रहा है और बाउंड्री से टकरा रहा है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई बंद घर है, ऐसे पूरा ऐसे कोई होम है, आपको मैं इसमें खड़ा कर दूं और फिर इसमें एक भूत की एंट्री करा दूं तो आप जोर जोर का क्या करोगे? चिल्लाओगे। जब चिल्लाओगे तो आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी और ये निकलने के बाद ये इसमें आएगा, ये इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, मतलब चारों तरफ आपकी साउंड जाने वाली है। और जाने के बाद ये साउंड थोड़ा बहुत इसमें भी एंटर करेगा। तो ये साउंड की जो इंटेंसिटी है ना, ओके, ये जो सारी चीज़ें हमने बताया कि जो स्पीड है, वेवलेंथ है, इंटेंसिटी है, ये सब के सब क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। जो स्पीड यहाँ पे आपके साउंड की है वो स्पीड यहाँ पे नहीं रहेगी। बातें समझ में आया? स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। केवल चेंज क्या नहीं होगा तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और हाँ, ये जाने के बाद सारा तो इस मीडियम में इधर जाने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होके क्या है? आपके पास आएगा, ठीक है ना। और डबल आवाज़ आएगी, मतलब आपके पास आएगा और आप और जोर जोर का क्या करोगे? चिल्लाओगे। ये सारी चीज़ें होती है। समझ में आया? तो ये चीज़ें आप जानते रहिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए फ़ोन से हमसे कोई बात कर रहा है, हम हमेशा के अपने दोस्त से बात किए हैं, वो किसी अननोन नंबर से बात किया, मेरे यहाँ फ़ोन किया और कहा कि है मैं तो तुमको किडनैप करने वाला हूँ, चाहे ये है वो है, मुझे मान लीजिए धमकाने लगा, मैं तुरंत पहचान जाऊँगा कि ओ ये तो यही है, मेरे साथ क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है, ठीक है ना। क्यों? कैसे पहचान लूँगा? क्योंकि वो भाई साहब सब कुछ चेंज कर सकते हैं लेकिन अपने साउंड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज कर सकते हैं। मैं तुरंत जान जाऊँगा कि हाँ राहुल ही बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? थोड़ी चेंज होगी। चाहे फ़ोन से बात करे, चाहे किसी चीज़ से बात करे, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है? चेंज नहीं होने वाली। तो ये मीडियम में, इस मीडियम में साउंड की स्पीड चेंज हो सकती है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन
लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब फिर साउंड ही बदल जाएगी, किसी दूसरे का साउंड आपको सुनाई देना, बोलेगा कोई और, सुनाई देगा अमिताभ बच्चन का साउंड ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें थी। आगे हम समझ लेते हैं साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ कंपेयर कर लेते हैं। देखो जो साउंड वेव होता है ना, वो भी क्या है, मैकेनिकल वेव है, जिसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं जिसमें लाइट आता है, एक्सरे आता है, ठीक है ना, अल्फा, ये सारी जो है रे, क्या बोलते हैं, रे आती है, ठीक है ना, वो सब जो रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ट्रांसवर्स होती है, ठीक है ना, ये ट्रांसवर्स होती है। इसको ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम ही काफ़ी है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया, कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। समझ में आया। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, वो ट्रैवल ड्यू टू म्यूचुअली, समझ में आया, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है, बस ये जानते रहो, ठीक है ना, कि जो ईएम वेव होता है ट्रैवल ड्यू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव। ओके, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे आप पढ़ोगे तो आप बहुत सरप्राइज्ड हो जाओगे, आप जब बड़े होगे, मतलब 11th-12th में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक चैप्टर ही है पूरा, ईएम वेव, ठीक है ना। आपको पता चलेगा वहाँ पर कि जो सन से जो लाइट आती है ना, वो लाइट भी क्या है, वो लाइट ईएम वेव है। अब क्यों है उसके बारे में आप डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना ही जान लो। चलिए हम डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइट एंड साउंड वेव के बिटवीन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो लाइट ये भी वेव है, साउंड इसको भी वेव बोलते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है और ये कैसा होता है, मैकेनिकल इन नेचर होता है। समझ में आया। कांट ट्रेवल इन वैक्यूम, जो वेव है साउंड वेव, सॉरी कहाँ गया, लाइट वेव, ठीक है ना। हाँ, लाइट वेव जो है वो कैन ट्रेवल इन वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन वही अगर साउंड वेव की बात करें तो बिना मीडियम का ये ट्रेवल नहीं कर सकता, इसके लिए मीडियम जरूरी होता है। स्पीड की बात करूँ तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और इसका कितना होता है, मैंने बताया था ना, 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, ठीक है ना। वेव लेंथ इन वेरी स्मॉल होता है, कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। और वही वेव लेंथ इसकी बात करूँ तो इसका क्या होता है, लार्जर होता है, 10⁻² मीटर से लेके 10 मीटर तक इसका वेवलेंथ हो सकता है। और ये हमेशा ट्रांसवर्स ही होता है, लेकिन वही साउंड वेव कैसा होता है, लॉन्जिट्यूडनल होता है, कहाँ पर, एयर में, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इसके बाद व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब यहाँ से आपका जो है 10th का एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है ना। देखो जैसे कोई मिरर आपको हमने ऐसे सामने रख दिया और यहाँ पर कोई लाइट पड़ता है, तो वो लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट होता है ना, इससे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है, जी बिल्कुल होता है। ठीक वैसे ही जब कोई हमारे सामने सरफेस हो और आप वहाँ से कुछ बोलोगे ना, तो आपका जो साउंड है वो भी रिफ्लेक्ट होता है, जी बिल्कुल होता है। मतलब कि जस्ट लाइक लाइट साउंड वेव आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। मतलब ये है कि साउंड वेव भी जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है वैसे साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट होता है, एकदम सेम टू सेम, आप समझ लो। व्हेन अ साउंड वेव हिट्स अ हार्ड सरफेस और बाउंड्री, इट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, ठीक है ना, सेम मीडियम। ओके, दिस फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हम कहते हैं ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल उसी लॉ को ये भी फॉलो करता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ में आया। ये चीज़ें आपको जानते रहना है कि हाँ ऐसा साउंड के साथ भी होता है। अगर हमारे सामने हमें यहाँ खड़ा कर दिया जाए, ठीक है ना, और यहाँ से मैं बोलूँ तो मेरा साउंड इधर जाने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक आता है, मतलब रिफ्लेक्शन इसमें बिल्कुल होता है। लेकिन इसके भी कुछ लॉ है, उस लॉ के बारे में भी हम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि साउंड जो है
किसी भी सरफेस के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए तो वहाँ से आपका जो है वापस से वो रिटर्न होके आएगा साउंड, नहीं। छोटा सा सरफेस दे दिया तब नहीं, सरफेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो सामने आपके जो सरफेस है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सब हम बताएंगे, पहले डेफिनेशन जरा समझ लेते हैं। जब भी आपको डेफिनेशन आए, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पूछेगा तो आप डेफिनेशन यही लिखेंगे कि द रिटर्न ऑफ साउंड वेव आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, जैसे वॉल हो गया, मेटल हो गया या फिर प्लाईवुड हो गया, इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। मतलब सिंपल सा, जब हम किसी प्लाईवुड या फिर कोई मेटल की शीट या फिर कोई वॉल है उसके सामने खड़े होके जब बोलते हैं या फिर साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड वहाँ पर जाती है, वहाँ पर टकराती है और वापस से बैक हमारे पास आ रही है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लो साउंड रिफ्लेक्शन के बारे में। अनलाइक लाइट, साउंड डज नॉट नीड अ स्मूथ और शाइनी सरफेस, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे लाइट के लिए आपको कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, शाइनी सरफेस होना चाहिए, तब ना लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, बट साउंड के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और साउंड कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम रफ, हार्ड और पॉलिश्ड सरफेस, कोई भी है वहाँ से रिफ्लेक्ट होना ही होना है। अच्छा, द ओनली कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन टू हैपेंस, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बिगर देन द वेवलेंथ, जो भी आपका साउंड निकल रहा है उसके वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे कि इसका वेवलेंथ कितना होता है साउंड वेव का, 10⁻² मीटर से लेके 10 मीटर, राइट। तो अगर आपको प्रॉपर अच्छे से साउंड को सुनना है, अपने आवाज़ को रिफ्लेक्शन कराना है, तो 10 मीटर के आसपास या 10 मीटर से बड़ा ही कोई सरफेस हो सामने, तभी आप एकदम आसानी से अपना रिफ्लेक्शन साउंड का, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होगा, लेकिन अगर आपको एको सुनना है तो थोड़ा सा सरफेस बड़ा होना चाहिए। लाइट का क्या होता है, इतना छोटा भी रहेगा ना, कोई भी मिरर आप ले लो इतना छोटा, तो उससे भी आप लाइट को बाउंस करा सकते हो, किधर भी ऐसे लाइट को भेज सकते हो, रिफ्लेक्ट करा सकते हो, आपको दिखेगा क्लियर। लेकिन साउंड के लिए ऐसा नहीं होता है। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप जानते रहो कि साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, साउंड का वेवलेंथ बड़ा होता है, ठीक है ना, लाइट का वेवलेंथ छोटा होता है। तो लाइट का वेवलेंथ छोटा होता है तो इसलिए आप एक छोटे से सरफेस से भी लाइट वेव को रिफ्लेक्ट करा सकते हो, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, बाउंस बैक होगा। लेकिन साउंड के लिए छोटा सा सरफेस इनफ नहीं है, इसके लिए बड़ा सरफेस चाहिए होता है, क्योंकि साउंड वेव का जो वेवलेंथ होता है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो जानते रहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन, साउंड रिफ्लेक्शन का कोई एप्लीकेशन भी है क्या, जी बिल्कुल है। क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है जैसे मेगाफोन, स्पीकिंग ट्यूब, या उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीकिंग ट्यूब बोलते हैं, डायरेक्ट साउंड यूजिंग रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, एक ये है। फिर एक है साउंड बोर्ड यूज्ड इन ऑडिटोरियम फॉर बेटर साउंड क्वालिटी, बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, समझ में आया। फिर है ईयर ट्रम्पेट, ओके, एड्स हियरिंग बाय रिफ्लेक्टिंग साउंड इनटू द ईयर, ठीक है ना। तो ये 2-3 एप्लीकेशन है, आपके टेक्स्ट बुक का ही है, आप इसको पढ़ लेंगे, इसको याद कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आप जानते रहिए, ओके। मेगाफोन आई होप आपने देखा होगा, वो मस्जिद पर लगा होता है, एक बड़ा सा ऐसे माइक हो, उसको माइक्रोफोन से जब बोलते हैं ऐसे यहाँ पर जोर का साउंड ऐसे लाउड आता है, उसी को हम मेगाफोन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें रिफ्लेक्शन की वजह से ही क्या है, ये साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है ना। साउंड बोर्ड ये ऑडिटोरियम में होता है, ठीक है ना। साउंड की जो क्वालिटी है उसको बेटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईयर ट्रम्पेट। ईयर ट्रम्पेट भी आई होप आपने देखा होगा, जैसे कुछ बस में भी हार्न की जगह पे यूज़ करते हैं, ऐसा ये इसका बलून जैसा होता है और इधर ये, ओके, इसको जब ऐसे पुश करते हैं तो यहाँ से क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ से साउंड जोर का निकलता है, मतलब हार्न की जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। अच्छा, रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये भी आप जान लो। जैसे ये है ना, तो यहाँ से साउंड निकलेगा, ओके,
तो ये इधर 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 ऐसे रिफ्लेक्शन की वजह से ये साउंड क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और साथ में ये मान लो कि लेयर होती है ना, किसी चीज़ का बना होता है मटेरियल का, तो वो वाइब्रेशन की वजह से और बढ़ा देता है, समझ में। और साउंड बहुत ज़्यादा निकलती है यहाँ से, कहने का मतलब जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ये सारा रिवीजन कर डालेंगे, फिर आगे हमारा है एको के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।